नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान समारोह में होंगे शामिल। शहीद स्मारक भवन में होगा यह कार्यक्रम, वहीं थोड़ी देर में होगा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन होगा। थोड़ी देर में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और शहीद स्मारक भवन में यह कार्यक्रम होने वाला है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होने वाला है, वहां मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं और शहीद स्मारक में यह कार्यक्रम होगा। खबर में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने हर खबर संवाददाता से खास बातचीत की है। संतुलित होना चाहिए और जिसे कहते हैं सतत होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। आपने संसाधन का उपयोग अगर असीमित रूप में किया तो पर्यावरण पे दूरगामी बहुत गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जिसको हम आज देख भी रहे हैं। इन अनुभवों को ध्यान में रख के जो भी हमको भौतिक विकास करने हैं, भौगोलिक भूमिगत संसाधनों का उपयोग करना है, उसको इस बात को ध्यान में रख के ही करना चाहिए कि पर्यावरण, वैश्विक पर्यावरण का संतुलन ना बिगड़े। कहीं पानी गिर रहा है, कहीं नहीं गिर रहा है, कहीं कम गिर रहा है, कहीं ज्यादा गिर रहा है, कहीं तूफान आ रहे हैं, ये पूरे दुनिया में हम लोग देख रहे हैं। और यही कारण है कि वन्य क्षेत्र में अगर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है तो वनों की रक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व स्वीकार दोनों उच्च न्यायालयों ने अपने फैसलों में कहा कि जब भी कुछ बोलना है तो ध्यान रखकर। क्या वो आचरण है जो सत्ता को चुनौती लगता है? राहुल गांधी जी मुखर होके बोलते हैं और ये दुर्भाग्य है कि राहुल जी के कुछ शब्दों, उपयोग किए गए कुछ शब्दों पे ध्यान केंद्रित होता है और विपक्ष द्वारा अनेकों बार अमर्यादित शब्दों का जब प्रयोग होता है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अन्य उनके दल के वरिष्ठ नेता हों, उस तरफ बात नहीं जाती। राहुल जी ने अपने भाषणों में या शब्दों में ऐसे अग्रेसिव बातों को जरूर रखा कि जो आमतौर पे लोग चुप हो जाते थे कि कोई बोल रहा है, दूसरी तरफ से बोल रहा है, कितनी भी आलोचना कर रहा है, कितनी भी स्तरीय आलोचना कर रहा है, लेकिन सब चुप रहते थे। राहुल जी ने, और उनमें वो मादा है कि अगर कोई सीमाओं को स्वयं पार कर रहे हैं तो जवाब देने वाला कौन है। कम से कम राहुल जी ने उस भूमिका को अदा किया और उसमें कहीं कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं ये केवल राहुल जी तक सीमित नहीं है, सभी के लिए ये बात लागू होती है कि पब्लिक लाइफ में और सार्वजनिक मंच से जो हम बातों को करते हैं उसमें हमको सावधान होकर शब्दों का चयन करना चाहिए। ये राहुल जी का क्योंकि प्रकरण चल रहा है, उस संदर्भ में ये बात आई है, लेकिन ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सार्वजनिक मंच से भाषण देते हैं, लोगों के बीच में बातें रखते हैं, उनको मर्यादित ढंग से बातें रखना चाहिए, वरना क्रिया और प्रतिक्रिया का एक क्रम चल जाता है। किसी ने बोला तो फिर किसी और ने बोला, लोग बोलते चले गए, कोई नहीं बोल रहा था। जब राहुल जी ने मुखर होकर कुछ बोलना चाहा, मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को लगा हो कि कहीं कहीं चूक हुई हो, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी को मर्यादा में आचरण करना चाहिए। फैसला अंतरिम है, इस फैसले को व्यापक रूप से कैसे प्रभावित किया जा सकता है? सत्य के प्रति आग्रह, स्पष्टता और बेबाकी से नुकसान अधिक होता है। बात तो रखनी होती है और ये भी है कि सार्वजनिक मंच में सीमाएं, व्यवहारिक सीमाएं भी लागू होती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अन्य लोग, क्योंकि किसी ने वैसे केस नहीं किए या उससे वैसे केस सामने नहीं आए,
तो वो छुपी रहती है बात, वो दबी रहती है बात। राहुल जी मुखर होके उन्होंने जब बोलना चालू किया तो लोग घबराए भी, चिंता भी किया, हो सकता है किसी को खराब लगा हो। तो ये मामले कोर्ट तक पहुंचे और कोर्ट ने कुछ बातों को रखा है जो केवल राहुल जी नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, सब पे लागू होता है। जी, मेडिकल सर्विसेज जो है सहायक सबसे कम पढ़ रहे हैं और सेवा छोड़कर सड़क पर है। कोई निरंतर नीति क्यों नहीं बन रही है? जूडो हड़ताल उसी पर प्रश्न है। शिक्षा के क्षेत्र में लोग पढ़ रहे हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में लोग पढ़ के तैयार हो रहे हैं। इंजीनियर्स हैं, अन्य विभाग हैं जो पढ़ के तैयार हो रहे हैं, उनको रोजगार सरकारी नहीं मिल पा रहा है उतना। ये एक सच्चाई है कि सरकार के क्षमता को भी हमको समझना चाहिए कि किसी भी दल की सरकार कभी भी आए, सबको सरकारी नौकरी वो नहीं दे सकती। लगभग कार्य के काम करने के योग्य जिस आयु वर्ग के लोग हैं जो नौकरी ढूंढते हैं, मैं नहीं समझता कि उनमें से 10% से ज्यादा को सरकार नौकरी दे सकेगी, कोई भी सरकार। आज की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि आय के साधन सीमित होते हैं, फिर विकास भी करना है, सड़क भी बनानी है, नाली भी बनाना है, बिजली भी बनाना है, स्कूल भी बनाना है, कॉलेज भी बनाना है, अस्पताल भी बनाना है, बांध भी बनाना है। अनेकों विकास के कार्यों के लिए पब्लिक का दबाव रहता है। इन परिस्थितियों में अगर आपको ये विकास के भी काम करने हैं तो सरकारी नौकरियों के ऊपर खर्चा एक सीमा में रहता है। ऐसे भी ये माना जाता है कि 40% से ज्यादा बजट स्थापना में खर्चा नहीं होना चाहिए। एक सामान्य सी बात जिसको सब मान के चलते हैं कि स्थापना अर्थात बिजली बिल, टेलीफोन बिल, तनख्वाह इत्यादि, ये सब में 40% से ज्यादा नहीं खर्चा होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख करोड़ का है तो 40,000 करोड़ तक ही तनख्वाह इत्यादि में आप खर्चा कर सकते हैं। बाकी विकास कार्यों के लिए भी, सामाजिक कार्यों के लिए भी आपको राशि रखनी होती है। तो ये हमेशा स्थिति बनी रहेगी। तो कोई स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए पाठ्यक्रमों को पढ़ के ही रोजगार नहीं मिलने वाली बात नहीं है। सभी क्षेत्रों में बीए करके बच्चे निकल रहे हैं, उनको भी सबको रोजगार नहीं मिल रहा है। एमए करके बच्चे लोग निकल रहे हैं, उनमें सबको रोजगार नहीं मिल रहा है। बीएससी, एमएससी, आईटीआई, आईआईटी, उच्च शिक्षा के एमबीए इत्यादि भी पाठ्यक्रम है जिसमें लोग पढ़ के बच्चे अगर निकल रहे हैं, सबको नौकरी मिल रही हो ऐसी बात नहीं। जी जी जी, बाबा साहब, सबसे बड़ा विभाग और जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो 2-3 हजार करोड़ रुपए की परियोजना कारखाना सरगुजा के लिए क्या उचित होगा चालू करने के लिए? 200-300 करोड़ का कौन सा? 2-3 हजार करोड़ जैसे परियोजना कारखाना सरगुजा के लिए जो 2-3 हजार करोड़ का तो बजट ही नहीं होता है किसी विभाग का। तो 2-3 हजार करोड़ का कोई परियोजना यहाँ बने। हम लोग, अगर आप विद्युत विभाग की बात कर रहे हैं, कि विद्युत विभाग का कुल राज्य का बजट करीब 17,000 करोड़ का होता है पूरे राज्य के लिए। और उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह भी है, बिजली उत्पादन की निरंतर को बनाए रखना भी है, लाइन का मेंटेनेंस भी है, सप्लाई भी है। ये सब 17,500 करोड़ में आता है। और बिल भुगतान जो हो रहा है वो करीब 1,500 करोड़ का बिल भुगतान लोग नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो ऐसी परिस्थिति में जो विद्युत विभाग है करीब करीब समझिए कि 1,500 करोड़ के घाटे में जा रहा है, उसको ऐसे भी लोन लेना पड़ रहा है। जी जी। तो ऐसी स्थिति विद्युत विभाग की नहीं है कि वो असीमित परियोजनाओं को स्थापित कर सके। फिर भी यहाँ 400 मेगावाट का सबस्टेशन स्थापित हो, उसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। प्रारंभिक स्वीकृतियां भी मिल गई हैं, जमीन भी सुरक्षित हो गई है और इस अंचल में निरंतर विद्युत सप्लाई एक अच्छे स्तर की बनी रहे, उसके लिए आने वाले समय के लिए 4000 केवी का सब स्टेशन अति आवश्यक है। अभी विश्रामपुर में है 220 केवीए का, और वो अब बढ़ती हुई विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए और आने वाले समय में और ये मांग बढ़ेगी, घरेलू मांग भी बढ़ेगी, औद्योगिक मांग भी बढ़ेगी, और इकाइयां आएंगी, औद्योगिकीकरण भी होगा। इस बात को ध्यान में रख के हम लोग 400 केवी का सब स्टेशन यहाँ बनाना प्रस्तावित किए। जी,
मेडिकल कॉलेज में मल्टी सिटी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर विकसित किया जा सकता है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो वो है ही है, मेडिकल कॉलेज है तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें और जो डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी नहीं है, कार्डियक का है, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी का है, ये अभी नहीं खुले। इनके लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जो विशेषज्ञ मिल नहीं रहे हैं। तो जैसे ही विशेषज्ञों की उपलब्धता भी होगी, इनके लिए हम पहल कर रहे हैं। और कैंसर के लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर, इसके लिए कुछ निजी संस्थाओं से भी हम लोग बात कर रहे हैं और इस बाबत पहल चालू जी। सर्वजन सौर ऊर्जा की संभावना है बाबा? है जी। प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, उससे जसपुर सौर ऊर्जा के उपभोक्ताओं को परेशानी से निजात मिलेगा? ये एक नई तकनीक आई है और हर नए तकनीक के प्रयोग के बाद ही समझ में आता है कि इसमें होगा क्या। ये केवल जशपुर और सरगुजा के लिए नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है। जी। 3 जगहों का टेंडर हो गया है, 3 संभाग का, 2 संभाग का टेंडर अभी पेंडिंग है। उसमें सिंगल बिड आ रही है। 3 बार टेंडर हुआ, तीनों बार सिंगल बिड आई है, तो इसलिए उसको स्वीकृति नहीं मिली है। उसको किस संस्था के माध्यम से हम काम करा सकते हैं, उस पर विचार चल रहा है कि क्या कोई सेंट्रल पीएसयू को हम दें। टीएस सिंहदेव को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बलरामपुर की करेंगे। बलरामपुर जिले में संसदीय सचिव विधायक चिंतामणि महाराज के क्षेत्र के विकास और आगामी विधानसभा चुनाव पर हमारे संवाददाता ने चर्चा की है, सुनाते हैं आपको। थोड़ा सा डीबाडी के पास लगभग 2-3 किलोमीटर बाकी है और बाकी पूरा हो चुका है। तो कई ऐसे विकास काम हैं, अगर एक एक को गिनाया जाए तो बहुत लंबा लिस्ट होगा। वर्तमान हाल ही में मोदी सर ने मामला में जो राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट का साझा रोक लगा है, इसको बारे में थोड़ा सा बताइए। उसके विषय में मैं इतना कह सकता हूँ, सत्य कभी हारता नहीं और झूठ कभी जीतता नहीं, बस इतना ही कह सकता हूँ। इंडिया गठबंधन बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या चीज? इंडिया गठबंधन। अब देखिए, ये ऊपर लेवल का बात है। हम लोग तो कांग्रेस के सिपाही हैं, ऊपर से जो निर्देश आता है उसके हिसाब से करते हैं। ऊपर जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। हम लोग को जो निर्देश मिलेगा हम करेंगे। अब विकास काम में कई काम हैं, अगर बताया जाए तो लंबा समय लगेगा, लेकिन एक मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूँ। आपका चांदो क्षेत्र है, जहाँ से पूरा घाट चढ़ के लोगों को तहसील आना पड़ता था, वहाँ तहसील हो गया। 2 तहसील बना, सामरी और चांदो, और बरियों उप तहसील। और सभी विकास खंड में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल दोनों खुला है शिक्षा के क्षेत्र में। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो पहले स्थिति था उससे काफ़ी अच्छा, जो अव्यवस्था थी सारे को ठीक कर लिया गया है। शंकरगढ़ क्षेत्र में क्या विकास है, इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। शंकरगढ़ क्षेत्र में एक तो यहाँ कोऑपरेटिव बैंक नहीं होने से किसानों को धान का पैसा लेने के लिए कुसमी जाना पड़ता था। यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक का शुभारंभ करवाए, आज किसान यहाँ से धान का पैसा ले रहे हैं। उसके साथ साथ एसडीएम कार्यालय, एसडीएम यहाँ बैठते नहीं थे। यहाँ के लोगों को पेशी में जाना है एसडीएम कार्यालय तो कुछ में जाना पड़ता था। यहाँ पर एसडीएम कार्यालय भी खोला गया। यहाँ पर लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को अब एसडीएम के पास जाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं उन लोगों को सुनवाई हो रहा है और उसका लाभ मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो भी पीएमजेएसवाई के सड़क थे जो 5 साल से ज़्यादा हुए थे, जिसका रिपेयरिंग होना था, वो काफ़ी समय तक नहीं हुआ था। लेकिन कई ऐसे पीएमजेएसवाई के सड़क हैं जिसका पुनः मजबूतीकरण और नवीनीकरण हुआ है। और वहीं बिलासपुर के रतनपुर वार्ड नंबर 10 के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बूथ अध्यक्ष बेदराम कमल सेन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको। हर खबर के साथ मैं हूं हरीश माड़वा और आज आए हैं बिलासपुर जिले के
वार्ड क्रमांक 10 रतनपुर नगर पालिका परिषद के अंतर्गत में हमारे बूथ के यहाँ पर प्रतिनिधि हैं। आइए चर्चा करते हैं कांग्रेस पार्टी की रणनीति अगले विधानसभा चुनाव में किस तरह की है। नमस्कार। नमस्कार। परिचय को बेदरम कमल सेन जी, सेवानिवृत्त करोड़पति अधिकारी और अभी वर्तमान में बूथ अध्यक्ष और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जी, वार्ड क्रमांक 10 पूर्व मध्य शाला से। तो आइए चर्चा करते हैं आगामी चुनाव को लेकर कि अगले विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह की तैयारियां कर रही है। अभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनपुर की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। हमें पूरी तैयारी बैठक लेते हैं अपने बूथ स्तर, बूथ चलो अभियान तरफ बैठक लिए गए तो कांग्रेस कमेटी की हमारे जो वार्ड नंबर 10 है मतलब रिजर्व है, रिजर्व सांसद हमारे वहां से कांग्रेस का जो 621 मतदाता है और अभी वर्तमान में 821 है, तो महिला पुरुष सब कक्ष है। वहाँ अभी तक वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के प्रत्याशी का विजय हुआ है। 97 से लेकर अभी तक 2019 तक कांग्रेस पार्टी के पार्षद ही हमको जिताकर नगर पंचायत बैठाए हैं। और कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो युवा हमारे साथी रमेश सूर्या जी है, उनकी जो जब से उन्हें पद ग्रहण किया है उनकी कार्यक्रम सभी कांग्रेस पार्टी के लिए युवा ऊर्जा दिए हैं और सभी काम में उनका अच्छा प्रदर्शन हुआ है। और अभी हमारे कांग्रेस कमेटी के जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, भरोसे का सरकार है और उनके हम अभी वर्तमान में 75 सीट का अनुमान रखे हैं कि हमारे विधानसभा में 75 सीट कांग्रेस का है और जीत का है, ऐसे अपना सभी को अनुमान है। और अपनी सरकार कांग्रेस को बनाए और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो सबसे पहला नंबर में आता है नरवा गुरुआ बाड़ी और 4 है चिन्हारी, यानी शासन की कई योजनाएं हैं महत्वपूर्ण, जिसे राजीव गांधी युवा मितान क्लब का है जिसमें हजारों युवाओं को उसमें रोजगार मिला है। और शासन की महत्वाकांक्षी ये जो कृषि भूमि और जो हमारी सरकार है, हमारे जो काका जी है भूपेश जी, वो सभी के लिए काम कर रहे हैं। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए दिए हैं और जितना भी आंगनबाड़ी है, मितानिन है और जितना भी संविदा कर्मचारी सभी के लिए डीए और मानदेय उनको बढ़ाया गया है और कर्मचारियों को भी डीए बढ़ाया गया है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार सभी लोगों को मतलब उनका ये है कि सब खुश हैं, किसी प्रकार की वो नहीं है। किसानों के लिए धान खरीदी का है 2500 रुपये में, अब पहले 15 क्विंटल था, अब उनको बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दिए गए हैं और 26-40 में खरीदेंगे। तो ऐसे शासन की जो योजनाएं हैं सफल है। और छत्तीसगढ़ सरकार फिर 2023 में और 2024 में हमारे केंद्र भी में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार माना जाता है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में उनको जो सांसद दिल्ली में उनको किसी प्रकार से बैठक बनाया करके उनको 2 साल की सजा दिलाए, तो 2 साल की सजा में उनको मतलब घेरने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, परंतु उन्होंने अपने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में और अपील के साथ उनका सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट आया कि भाई 2 साल की सजा से कम होता तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। तो ये सब घेरने के, लेकिन वहां से उनको रोक लगा दिया है। तो अभी उनका ये है, राहुल गांधी की ये सांसद में पूछते हैं मोदी जी से कि भाई 20 करोड़ रुपए कहाँ से आए अडानी के पास, यही पूछते हैं, तो उनका जवाब दे नहीं सकते हैं। तो अभी जो मणिपुर, आज तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर नहीं गए हैं, तो जाना चाहिए। और जब मणिपुर के बाद आते हैं तो छत्तीसगढ़ राजस्थान को लोग घसीट देते हैं कि ऐसा है वो ऐसा है। तो ये दुनिया देख रहा है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, उनका पूरा देश में 99% आदमी उनके पक्ष में है। तो सभी लोग हैं और उनका भी एक और आयोजन चल रहा है कि मतलब दूसरा पार्ट भारत जोड़ो आंदोलन का है। और ये सारी कांग्रेस के जो भी जितने भी हमारे हिंदुस्तान में हैं, उनके सभी
भागीदारी कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही देश का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि गरीब किसान का ये मतलब योजनाओं को उन्होंने प्रसारण करते हैं। और ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी है वो देश को क्या करते हैं, बस बेचने का काम करते, केवल नाम योजना का नाम बदल देते हैं। ये जो सरकार की योजना था, ये लोग बहुत बड़ाई करते हैं कि ये क्या योजना था, क्योंकि मैं पंचायत विभाग से ताल्लुकात है मेरी, तो मैं मालूम है मनमोहन सरकार की सारी योजनाएं हैं। ये मनरेगा जो 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था मनमोहन सरकार में कि रोजगार गारंटी योजना, जो पंचायत स्तर में 100 दिन का काम देना है, उनका गारंटी दिए थे। और इनको तभी जाकर पंचायत का डेवलप हुआ। और जब 2006 में मनरेगा का जो प्रस्ताव 2 फरवरी 2006 में कानून लाया गया मनमोहन सरकार के कैबिनेट में कि मजदूरों को पंचायती स्तर में 100 दिन का गारंटी दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, ये मनमोहन सरकार की योजना है। और दूसरा योजना जो महागरीबी होता है, ये मनमोहन सरकार में 3 रुपए चावल का दिया जाता था जमाना, वो 6, और भाई समय के अनुसार वो बढ़ता है। और इनका सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार का, जो मनमोहन सरकार की योजना है, सारी योजनाएं जितना भी है उन्हीं की योजना, केवल इनको अब पहले योजना था इंदिरा आवास योजना, उनको नाम बदल के प्रधानमंत्री योजना। नाम बदलने से कुछ थोड़ी होता है, वो तो नाम योजना को सभी जानते हैं। और जितने भी सरकार की योजना है, ये केंद्र सरकार, मनमोहन सरकार और जो इंदिरा जमाना की जो प्रधानमंत्री उनका सरकार, और जितना भी टेक्नोलॉजी का जो है व्यवस्था, और राजीव गांधी जो लाया था, जितना भी टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम था उन्हीं को लाया गया भारत में। जब वो और उनका साथ साथ जितना भी योजनाएं गवर्नमेंट केंद्र में दे रहा है, अभी भाजपा सरकार बोलता है कि हम 15 साल में इतना, 10 साल में इतना काम कर रहे हैं। ये क्या कुछ काम नहीं कर रहा है, केवल नाम बदलने और केवल देश को बेच खाने के लिए काम कर रहे हैं, और सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं काम है। छत्तीसगढ़ सरकार की जी हमने योजना बताए हैं, और के साथ साथ जो मतलब केंद्र में जो बैठे हैं भाजपा सरकार, वो झूठा मूठा करके जनता का लालच देकर बैठा। पहले उन्होंने कहा कि हम आपके खाते में काला धन लाएंगे विदेश से, और आपके खाते में 15-15 लाख डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन सभी झूठे वादे जुमले करके उन्होंने सरकार में बैठे हैं। ऐसे झूठों को अब जनता समझ चुके हैं। और न 2 करोड़ रोजगार मिला, न किसी के खाते में 15 लाख रुपए भी आया। ये सब झूठ मूठ का करके उनको ने ये किया। तो उनकी सरकार अब 2019 में उनको जवाब देंगे, और उनको कुर्सी भाजपा सरकार को जो बैठे हैं उनको 2024 में उखाड़ कर फेंक कर कांग्रेस सरकार बनाएंगे। और ये सारी हम योजनाएं जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के है, काका है तो भरोसा है, इस भरोसे में हम सभी चल रहे हैं। जितना भी हमारे बूथ कांग्रेस कमेटी के जितना भी कार्यकर्ता है, सब में जोश है कि हमारी जो सरकार अच्छी काम कर रहे हैं, सभी खुश हैं। किसान, मजदूर, कर्मचारी, बेरोजगार लोग सभी मतलब इनको है। उनके जमाने में हमारे जो छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार 15 साल रमन जी ने काम किया। उन्होंने 2100 रुपए धान खरीदने के लिए वादा किया था, 300 रुपए बोनस देने का वादा किया था, किसी को नहीं दिया। जर्सी गाय देने के लिए आदिवासी के लिए बोला था, वो किसी को नहीं दिया। बल्कि आदिवासियों को जो जमीन था, करीबन अनुमानित बहुत सारा जमीन को फैक्ट्री को दे दिया था, जिसको हमारे सरकार आते ही बघेल जी ने उनको वापस कराया, जिसमें अपने वो कृषि काम कर रहे हैं, तेंदुपत्ता खरीदी कर रहे हैं, जितना भी वनोपज जो संपत्ति है उनके भी पैसे दे रहे हैं। तो ये सरकार सभी का है, सभी सरकार से, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार शासन से सभी खुश है, कोई दुखी नहीं है। अब ये लोग कहते हैं, बलगलाते हैं कि बाजू वाले बोलते हैं कि बारी खातूवाद बेच रहे हैं, जैसे कि तो ये सब फालतू बात है। क्योंकि शासन की जितना भी मवेशी लोगों को गौठान दिया है पंचायत स्तर में, जितना भी चराग है मतलब फसल को नुकसान किए, तो शासन योजना बनाएगी फसल नुकसान न हो, गौठान में मवेशी है। वे गर्मी के दिन में उन्होंने अपना दौरा किया, तो प्राय गर्मी के दिन में तो होता ही नहीं है, क्योंकि गर्मी के दिन में जानवर तो ऐसे ही उड़ रहा हमारे इसमें रहते हैं। तो ऐसे इनकी योजना है, केवल इनको ऐसा लग रहा है कि रात दिन उनका बुराई। भाई काम जनता के प्रति जागरूक रहे, काम करें। सरकार की जो योजनाएं जन तक, अभी छत्तीसगढ़ शासन की हर योजनाएं हर गरीब किसान तक
उनके पहुंच रहा है और इनका सभी गुणगान गा रहे हैं कि हमारे सरकार अच्छा सभी के लिए काम कर रहे हैं, किसानी के लिए है और जितना भी हाफ बिजली किए हैं, जितना सरकार की योजना जो चल रहा है इससे घबराए हुए हैं भाजपा ने। और जितना भी उनका जो आरोप कर रहे हैं कि इनके बारे में कुछ नहीं होता, खाद ऐसा बन रहा है, ये सारी योजनाएं जो है हमारी सरकार ने बहुत सारी काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि 2023 में सरकार जो आने वाला 90 दिन का इलेक्शन बचा है चुनाव में समय, तो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं भी सभी खुश हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।